सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में है और जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 300 ईस्वी तक, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। तो कुछ स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट 4 है, जिसका नाम है वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था और धर्म, इस यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने इस बुक की जो यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है वो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहो तो उसे प्लेलिस्ट में जाके इजीली वॉच कर सकते हो, इजीली देख सकते हो। इसके अलावा एज़ यू नो, हम सिर्फ अपने वीडियोस में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हीं टॉपिक्स को अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपका यूनिट 4 है इसे कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट से अभी तक जो आपके एग्ज़ाम में जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपको कंक्लूज़न बताऊं तो इस पूरी यूनिट में आपको संगम साहित्य, संगम काल की अर्थव्यवस्था, वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में डिटेल में समझना है। क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से समझ गए तो आप इस पूरी यूनिट को समझ जाओगे। एंड इसी टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस पूरी वीडियो का, या फिर आप कह सकते हो इस पूरी यूनिट का एक निष्कर्ष बताना चाहता हूँ, एक शॉर्ट कंक्लूजन बताना चाहता हूँ कि इस पूरी यूनिट में आपको किन टॉपिक को अच्छे से समझना है। एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको दो ही टॉपिक को समझना है। पहला है वैदिक साहित्य और दूसरा है संगम साहित्य। इन दो टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो देन आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका आंसर इजीली दे सकते हो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। तो इसमें आपको दो टॉपिक को अच्छे से समझना है। पहला है वैदिक साहित्य, जिसमें हमें उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, यानी कि नॉर्थ की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक इसी तरीके से संगम साहित्य के अंदर हमें संगम काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। आप इसे इस तरीके से याद कर सकते हो, जो संगम साहित्य है वो स से शुरू हो रहा है, यानी कि एस, तो ये हमें साउथ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी देता है। एंड ठीक इसी तरीके से जो वैदिक साहित्य है ये हमें उत्तर काल यानी नॉर्थ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी देता है। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट से अभी तक आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो ही टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक आपके एग्ज़ाम में। या तो आपसे पूछेगा कि नॉर्थ के बारे में, यानी जो उत्तर वैदिक साहित्य है उसके बारे में पूछेगा। वैदिक साहित्य के अंदर हमें उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की जानकारी देनी है। या साउथ के बारे में आपसे पूछेगा, यानी कि जो संगम काल है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में टिप्पणी करो या निबंध लिखो। किसी भी टाइप में आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, उत्तर वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज एवं अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में और किस किस टाइप से पूछा जा सकता है। उत्तर वैदिक काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था एवं समाज में आए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। या वैदिक साहित्य पर डायरेक्ट निबंध लिखने के लिए कह सकते हैं। या फिर उत्तर वैदिक काल की राज व्यवस्था की विवेचना कीजिए। या फिर ऋग्वेद में प्रतिबिंबित समाज तथा अर्थव्यवस्था का परीक्षण कीजिए। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड इन सभी का जो आंसर है वो सेम है। एंड जो दूसरे टाइप का जो आपका क्वेश्चन बनता है वो संगम काल से बनता है, यानी कि जिसमें हमें साउथ की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जानकारी देनी है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है एग्जाम में। संगम काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर एक निबंध लिखिए। या फिर समकालीन राज्य व्यवस्था किस प्रकार की थी उस पर व्याख्या कीजिए। या संगम काल की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया
आपको अपना आंसर सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन से स्टार्ट करोगे। अब या तो आप भूमिका लिख सकते हो, या परिचय लिख सकते हो, या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इस तरीके से सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर आपके पास डायग्राम्स हैं, सपोज़ इसमें जो मेन हेडिंग होती है, उन मेन हेडिंग की आप ड्राइंग्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो। तो आपके पास जो डायग्राम्स है, तो आप एग्ज़ाम में डायग्राम्स को ज़रूर से बनाना, उससे टीचर पर एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। डायग्राम्स बनाने से टीचर को ये पता चलता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये तेज़ है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है। एंड एट द एंड लास्ट में आपको कंक्लूज़न ज़रूर लिखना है, यानी निष्कर्ष। कंक्लूज़न में अगर आपको समझ नहीं आता अपने आंसर को और कैसे बड़ा करें, तो उसमें सिंपली आप कुछ लाइन फिक्स होती है उसे लिख सकते हो, जैसे ऊपर लिखे सभी बिंदु, फिर उसके बाद क्वेश्चन की लाइन को लिख दीजिएगा, इसको दर्शाते हैं। एंड उसमें कुछ पॉइंट्स लिख दीजिएगा, जैसे इसकी कुछ इंट्रोडक्शन जो परिभाषा होती है उसको मेंशन कर दीजिएगा। एंड जो मेन हेडिंग है उसके 4-5 मेन हेडिंग को उसमें मेंशन कर दीजिएगा। आपका जो कंक्लूजन है वो बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो चलिए हम बात करते हैं संगम काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर हमें एक निबंध लिखना है। तो हमें अपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका। तो संगम का अर्थ क्या होता है? तो संगम शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब है मिलन या संगम। संगम साहित्य का जो समय काल है उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 300 BC से लेके 300 AD तक माना जाता है, यानी कि लगभग 600 वर्षों का ये समय काल है, टाइम पीरियड है। संगम साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है, एक सोर्स है, जिसमें हमें क्या जानने को मिलता है, साउथ जो इंडिया है उसके बारे में जानकारी मिलती है, उसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो सबसे पहले तो हमने यही मेंशन किया इसमें। नेक्स्ट है संगम काल दक्षिण भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। संगम काल में दक्षिण भारत की हमें सामाजिक और आर्थिक दशाओं और उसकी समृद्धि और उसका जो विकास है वो कितना विकसित था, कितना डेवलप था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरीके से कुछ आप डायग्राम बना सकते हो जिससे टीचर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं संगम काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत की सामाजिक और आर्थिक दशाओं के बारे में। तो इस तरह से अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम्स बनाते हो तो टीचर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन मिलता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देता है। तो सबसे पहले हमें सामाजिक दशाओं के अंदर हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और उस समय महिलाओं की क्या स्थिति थी इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक इसी तरीके से आर्थिक दशाओं के अंदर हमें जानने को मिलेगा, आर्थिक दशाओं के अंदर जो संगम काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और उस समय के जो लोग थे वो पशुपालन, व्यापार और शिल्प कार्य करते थे। तो चलिए एक एक करके इनको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सामाजिक दशाओं के बारे में। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के समाज की वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, सामाजिक संरचना और महिलाओं के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। संगम काल में दक्षिण भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था विकसित थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया था। इस तरह से आप ये भी डायग्राम बना दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को समाज का सबसे ऊंचा वर्ण माना जाता था, जिसमें धर्मगुरु और विद्वान आते थे। नेक्स्ट क्षत्रिय। क्षत्रियों का समाज में दूसरा स्थान था, जिसमें शासक और जो योद्धा थे वो आते थे। एंड इसके बाद 3rd नंबर पे वैश्य आते थे। वैश्य को समाज का तीसरा वर्ण माना जाता था और इसमें जो कृषि है और जो व्यापारी है और जो कारीगर है उन सभी को शामिल किया जाता था। और शुद्ध के अंदर ये चौथा वर्ण था, जो इन तीनों, जो ऊपर के जितने भी जो 3 हैं, इन वर्णों की सेवा करते थे या मजदूरी करते थे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। संगम काल में दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था का प्रचलन था। जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें लोगों को उनके जन्म के आधार पर जातियों में बांट दिया जाता था। प्रत्येक जाति को अपने अपने नियम और कानून और रीति रिवाज होते थे। सबके अपने अपने सेपरेट कानून और रीति रिवाज होते थे और वहाँ के जो जाति व्यवस्था थी, उनके जो कानून थे वो काफ़ी ज़्यादा कठोर हुआ करते थे। लोगों को अपनी जाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं थी।
तो चलिए हम बात करते हैं उस समय महिलाओं की कैसी स्थिति रही होगी। तो संगम काल में दक्षिण भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और महिलाओं को पुरुषों का समान स्वतंत्रता प्राप्त थी। महिलाओं की जो शिक्षा है और जो संपत्ति है उस पर समान अधिकार था, उन पर भी महिलाओं को अधिकार था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आर्थिक दशाओं के बारे में। संगम काल में प्रायद्वीपीय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध थी और संगम काल में कृषि, व्यापार, शिल्प दक्षिण भारत की जो अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे। तो अब इन्हीं को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में। संगमकालीन अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। राज्य की जो आय है उसका जो मुख्य स्रोत था वो कृषि पर लगने वाला कर था, यहीं से उन्हें टैक्स मिलता था सबसे ज़्यादा। संगम काल में लोग चावल, जौ, गेहूँ, बाजरा, मक्का और अन्य अनाज की खेती करते थे। संगम काल के कृषि के विकास के लिए लोगों को राज्य की ओर से कई सारे मदद मिलती थी, जैसे करों में छूट, बीज और वित्तीय सहायता, सिंचाई व्यवस्था में सुधार आदि, जिसके परिणाम स्वरूप जो कृषि का उत्पादन है और राज्य की आय बढ़ने लगी और अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। जाहिर सी बात है, जब कृषि पर जो लगने वाला जो टैक्स है उसमें छूट देंगे, बीज देंगे और वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तो इसमें जो कृषि उत्पादन है वो तेज़ी से बढ़ेगा और जो राज्य की आय है वो भी तेज़ी से बढ़ेगी। तो इस तरीके से जो दक्षिण भारत की जो संगम काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और यही जो राज्य की मुख्य आय का सोर्स था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम पशुपालन के बारे में। तो खेती के अलावा उत्तर वैदिक काल में, यहाँ माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर ये संगम काल होगा, यहाँ पर एरर है, इसे ठीक कर लीजिएगा। संगम काल में लोग कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे, यहाँ पर भी संगम काल होगा, यहाँ पर इसे मेंशन कर लीजिएगा। और इसमें जो लोग थे वो गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, भेड़ और बकरी को पालते थे और इन पशुओं से लोगों को दूध और मांस प्राप्त होता था। तो चलिए हम बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। संगम काल की अर्थव्यवस्था में व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान था। संगम काल में दक्षिण भारत का जो व्यापार था वो अरब, रोम और अन्य देशों के साथ हुआ करता था, यानी कि आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी किया करते थे, यानी कि जो इनका व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। संगम शासकों ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए, जैसे व्यापारिक मार्गों का विकास करना, व्यापारिक करों में कमी करना यानी कि टैक्स को कम कर दिया, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करना, समुद्री बंदरगाहों का निर्माण करना। नेक्स्ट है शिल्प कार्य। संगम काल की जो प्रमुख आर्थिक क्रिया है उनमें से एक शिल्प उत्पादन है। संगम काल में जो लोग थे वो शिल्प का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन करते थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो निपुण थे, काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट थे। संगम काल के लोग मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, आभूषण, हथियार और औजार को बनाया करते थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बताना है उत्तर काल के साहित्य के बारे में। अब ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस कुछ पॉइंट्स का अंतर आता है। इसमें भी आपको लगभग सब सेम बातें लिखनी है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसमें स्टार्टिंग में हम लिखेंगे उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। उत्तर काल के दौरान भारत में कई सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए हैं। इसमें स्टार्टिंग की लाइन थोड़ी सी अलग है, लेकिन काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने संगम काल के दौरान बताए थे वो उत्तर काल के जो दौरान है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, कुछ पॉइंट्स बस अंतर हैं इनमें। इसमें भी सबसे पहले हम डायग्राम बताएंगे। तो उत्तर काल के दौरान जो सामाजिक और जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना है, पितृसत्ता के बारे में समझना है और महिलाओं की कैसी स्थिति थी इसके बारे में समझना है। अब जो ये पॉइंट है और जो ये पॉइंट है ये देखिए, उसमें भी हमने पढ़ा था, इसमें ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। एंड इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो इसमें कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिल्पकार, तो ये चारों पॉइंट्स वैसे ही सेम है जैसे हमने संगम काल के दौरान अर्थव्यवस्था में पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसे रीड कर लीजिएगा जी। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पितृसत्ता। तो उत्तर वैदिक काल में पितृसत्ता थी। पितृसत्ता का मतलब है पिता ही परिवार का मुखिया होता था और जितने भी जो डिसीजन होते थे वो पिता के द्वारा ही लिए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में
वंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को ही योग माना जाता था और इसीलिए जितने भी जो परिवार के सदस्य थे वो पुत्र की कामना करते थे। इसके अलावा माता पिता की जो पैतृक संपत्ति है उस पर सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का ही अधिकार होता था। तो इससे हमें पता चलता है ये काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और ये आप आज की जो कंडीशन है उससे भी लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिसमें जो महिलाओं को सेम बराबर का जो दर्जा है वो नहीं दिया जाता और पिता की जो संपत्ति है उस पर सिर्फ और सिर्फ पुत्रों का अधिकार है। तो इसको आप ऑलमोस्ट अच्छे से समझ पाते होंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं महिलाओं की कैसी स्थिति थी। तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पितृसत्ता थी, तो महिलाओं की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। विवाह के बाद पुत्री को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र को अपनाना होता था। माता पिता की जो पैतृक संपत्ति थी उस पर पुत्रियों का कोई भी अधिकार नहीं होता था। तो यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल है ये इसमें एक कमी आप बता सकते हो जो कि थी एक नेगेटिव पॉइंट था। एंड इसके अलावा इसमें जो आर्थिक व्यवस्था है इसमें जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही है। ये भी सेम है, व्यापार और शिल्प कार्य। तो हमारी जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।